Hello friends, today we are discussing the concept of the activation energy and collision theory of the reaction rate. सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा और अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है और सक्रियण ऊर्जा अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका क्या रोल है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जो ऊर्जा आरेख या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज जो स्थितिज ऊर्जा है वो, और रिएक्शन पथ यानी पाथ ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया के पथ के बीच में कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें क्रियाकारक होते हैं, रिएक्टेंट, जिनके पास पहले से कुछ मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे अपन कहते हैं क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा, जो पहले से उनमें मौजूद होती है, जिसे बोलते हैं ई एवरेज। ठीक है, जब इन क्रियाकारकों को बाहर से अपन क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। बाहर से जब अपन इनको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपनी ऊर्जा को एक अधिकतम मान तक पहुंचाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाते हैं, और वहां से ये उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा है वो न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है द रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंप्लीट द रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दहली ऊर्जा मतलब किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बोलते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, कि क्रियाकारक की एनर्जी इतनी नहीं होती है ऊर्जा की, वो उत्पाद में स्वतः ही बदल जाते हैं, है ना, अपने आप उत्पाद में बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। उनको एक ऊर्जा का अवरोध, एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। ये एक एनर्जी का बैरियर है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एक ऊर्जा का अंतर है, इनको इस ऊर्जा के अंतर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में बदलना होता है। तो क्रियाकारक को अपन बाहर से जो एनर्जी देते हैं, द सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्टेंट to convert into the product is called activation energy। क्रियाकारकों को बाहर से दी गई न्यूनतम ऊर्जा जिससे ये उत्पाद में बदल सकें, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। या अपन यूं कह सकते हैं क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में ऊर्जा का जो अवरोध है, एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रियण ऊर्जा का एक सिंपल मतलब अगर देखें तो यूं कह सकते हैं कि ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा, मतलब टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन, कुल ऊर्जा जो अभिक्रिया को चाहिए। यह है क्रियाकारकों के पास पहले से मौजूद ऊर्जा। तो अपन कह सकते हैं कि दहली ऊर्जा में से अगर पहले से मौजूद ऊर्जा को घटा दें तो पीछे बची हुई चीज कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। आप यूं कह सकते हो द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट का मतलब हो गया दहली ऊर्जा माइनस ई एवरेज ऑफ द रिएक्टेंट, क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य ऊर्जा के अवरोध को यूं कह सकते हैं, क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य, क्रियाकारक तथा उत्पाद के मध्य ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर को अपन कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, है ना, ये बीच में बैरियर जितना बड़ा होगा, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जितनी ज्यादा होगी, उस रिएक्शन का रेट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने पे रिएक्शन की रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कम होती है। तो जिन अभिक्रियाओं की एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा कम होती है वो अभिक्रियाएं तेजी से हो जाएगी, और जिन अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है वो अभिक्रियाएं धीमी गति से स्लो रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी भी है। अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा अगर जीरो हो जाए, अगर किसी भी अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, इसका मतलब वो रिएक्शन अपने आप ही, है ना, क्रियाकारक अपने आप ही उत्पाद में बदलते जाएंगे और अभिक्रिया कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। ऐसी अभिक्रियाओं को आप रोक ही नहीं पाएंगे, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन
बट अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा भी है तो भी रिएक्शन के लिए हानिकारक है, क्योंकि रिएक्शन फिर स्लो हो जाती है। क्लियर। अब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में और अपन डिस्कस करें तो मैं आपको बताऊं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो दो तरीके से अपन सप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो ये बाहर से दी गई एनर्जी है, ये एनर्जी आप दो तरीके से सप्लाई कर सकते हो। या तो ये सप्लाई कर सकते हो बाय द टेम्परेचर, क्रियाकारकों का ताप बढ़ाओ तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या तो टेम्परेचर देके और या फिर लाइट यानी कि फोटोन, है ना, लाइट या फोटोन देकर अपन इस एक्टिवेशन एनर्जी को पूरा करते हैं, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। अब उत्प्रेरक होता है तब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में। आप जो है बाकी वाले लेक्चर्स भी मेरे देखें केमिकल काइनेटिक्स के। जैसे ही उत्प्रेरक आता है, उत्प्रेरक क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, रिएक्शन को एक नया रास्ता दे देता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। उत्प्रेरक आते ही, जैसे ये रिएक्टेंट था तो पहले हाई एक्टिवेशन एनर्जी से जा रहा था, उच्च सक्रियण ऊर्जा से जा रहा था, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये अब कम सक्रियण ऊर्जा से होकर गुजरेगा, और कम सक्रियण ऊर्जा से होकर गुजरेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। चलिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर लाइट या प्रकाश डालकर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को जो है प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो डायरेक्टली सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का है या कौन सा ग्राफ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछा हुआ है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख बनाइए, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख है। होता क्या है, ऊष्मा शोषी में आप ऐसे ध्यान रखें कि रिएक्टेंट होगा नीचे, मतलब रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी जो है वो कम होगी, जिसे अपन कह सकते हैं HR। रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी कि HP। सो HP इज ग्रेटर देन HR। जब HP इज ग्रेटर देन HR होता है, यानी कि उत्पाद की एंथैल्पी, ऊष्मा क्रियाकारक की एंथैल्पी से जब ज्यादा होती है तो अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी में देखिए क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट होगा ऊपर, क्रियाकारक ऊपर और उत्पाद होगा नीचे। मतलब उत्पाद की एंथैल्पी यानी HP होगी कम और रिएक्टेंट या क्रियाकारक की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा, HR ज्यादा होगा। तो जब HR HP से ज्यादा होता है तब रिएक्शन कैसी होती है, HR इज ग्रेटर देन HP, तब आपकी रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी होती है। ध्यान रखना दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो आप दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को नोट कीजिए, है ना, दोनों की सक्रियण ऊर्जा को देखिए। यह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, EA। और यह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और यह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी EA। अब आप देख सकते हो दोनों में से किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की तुलना में फास्ट होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं स्लो होती है। इज दैट क्लियर। तो 2-3 परिभाषाएं मिल गई आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कि दहली ऊर्जा क्या होती है, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। क्रियाकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा दहली ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, क्रियाकारक को बाहर से दी गई ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो उत्पाद में बदल सके, या एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऊर्जा का अवरोध जो है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन की रेट उतनी ही कम हो जाएगी, और उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्टिवेशन एनर्जी के बाद लास्ट पॉइंट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स फॉर द 12th लेवल इज कोलिजन थ्योरी। अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट, कोलिजन थ्योरी। वैसे मैं आपको बताऊं, अभिक्रिया की दर को समझाने के लिए या उसके ऊपर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए, है ना, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 2 सिद्धांत मेन हैं। पहला सिद्धांत कहलाता है टक्कर सिद्धांत, इसे कहते हैं टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी।
टक्कर सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत दिया गया है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत अभिक्रिया की जो दर है उसके ऊपर ताप के प्रभाव को समझाती है या ये बताती है कि अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, अभिक्रिया क्यों ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है और क्यों ताप कम करने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। तो सबसे पहला अपने सिलेबस में 12th क्लास में एक ही है इनमें से, और वो है कॉलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत क्या कहता है? टक्कर सिद्धांत, सबसे पहली बात, ये सिद्धांत दिया था ट्राउट एंड लुईस ने, गिवन बाय ट्राउट एंड लुईस। तो सबसे पहली बात टक्कर सिद्धांत ट्राउट और लुईस ने दिया। दूसरी बात, टक्कर सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है केटीजी पर। केटीजी मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब गैसों का गतिक सिद्धांत, गैसों का गतिक सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत गैसों के गतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो है 11th क्लास में आती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, टक्कर जो है गैसों का गतिक सिद्धांत, उसके ऊपर आधारित है टक्कर सिद्धांत। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं? तो देखो इसकी मुख्य बातें क्या हैं। अब देखें टक्कर सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं। कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं टक्कर सिद्धांत के, और आखिर में एक समीकरण आती है टक्कर समीकरण जिसे अपन कहते हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो ये जो है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे पूरा इसका डेरिवेशन होता है एक, लेकिन अपने सिलेबस के या बीएससी लेवल के सिलेबस से भी आगे की बात है ये। एमएससी लेवल के सिलेबस में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, उसमें इसका पूरा डेरिवेशन भी आता है। अभी आपको डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं उन पे ध्यान देना और इक्वेशन पे ध्यान देना है। देखें जो इसके जो मुख्य बिंदु थे जो लुईस ने और ट्राउट ने बताए थे टक्कर सिद्धांत के, तो सबसे पहला पॉइंट टक्कर सिद्धांत में क्या बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं उसको, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है रिएक्टेंट्स यानी कि क्रियाकारक, रिएक्टेंट्स के बीच में टक्कर होने से होती है। सबसे पहली बात ये सिद्धांत कहता है कि जैसे दो रिएक्टेंट है, ये है ए और ये है बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन कब होगी? जब ए और बी आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, और जब टक्कर करते हैं तब क्या होती है? उनके बीच में अभिक्रिया होती है। तो पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के लिए फॉर अ केमिकल रिएक्शन टकराना सबसे पहली शर्त है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, फिर ये बाद में देखा गया कि भाई जब रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत अच्छी तरह से टकरा रहे हैं लेकिन फिर भी जो है रिएक्शन नहीं हो पा रही है। रिएक्शन में टक्कर तो होगी क्योंकि गैस के अणु है, गैसों पर आधारित है, तो गैस के अणु है, तो गैस के अणु क्या करते हैं? गैस के अणु रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब अनियमित गति करते हैं, तो टकराना वाजिब है आपस में एक दूसरे का, लेकिन अगर वो टकराते हैं तो फिर उत्पाद में क्यों नहीं बदलते? तो ये कहता है कि खाली टक्कर से कुछ नहीं होता है। कौन सी टक्कर होनी चाहिए? ये कहता है सिद्धांत की टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर मीन्स इफेक्टिव कोलिजन्स। प्रभावी टक्कर अगर होगी तो रिएक्शन होती है। और प्रभावी टक्कर का क्या मतलब? ऐसी टक्कर जिसमें रिएक्टेंट जो है उनके पास हाई एनर्जी हो। रिएक्टेंट के पास हाई एनर्जी मतलब उच्च ऊर्जा वाले क्रियाकारी अणु हों, और इन उच्च ऊर्जा वाले क्रियाकारी अणुओं को अपन बोलते हैं सक्रिय अणु। सक्रिय अणु मीन्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि टकराने से कुछ नहीं होगा, टक्कर उन अणुओं के बीच में होनी चाहिए जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ऐसे अणुओं को बोलेंगे सक्रिय अणु, और इन सक्रिय अणुओं के बीच में जो टक्कर होगी उस टक्कर को क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स। मतलब ये थ्योरी कहती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या के आप कह दो, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे यहाँ पे के का यूज भी कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट। तो जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स यानी कि प्रभावी टक्करों की संख्या पर। तो ये सिद्धांत कहता है कि टक्कर होनी चाहिए लेकिन प्रभावी होनी चाहिए, और प्रभावी टक्कर होगी जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। उन अणुओं के बीच की टक्कर से ही उत्पाद बनता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये सिद्धांत कहता है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो क्रियाकारी अणु हैं उन क्रियाकारी अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है?
बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो रिएक्शन की रेट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पॉइंट नंबर थर्ड, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है क्योंकि क्रियाकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, इसको अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा आरेख से भी अपन इसको समझाते हैं। किस प्रकार से समझाते हैं तो देखना, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन साइंटिस्ट ने एक ऊर्जा वितरण वक्र दिया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऊर्जा वितरण वक्र, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऊर्जा वितरण वक्र। ये ऊर्जा वितरण वक्र जो है ये बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन में जो क्रियाकारी अणु भाग ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब की ऊर्जा, उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोलते हैं कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए हैं उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती है। हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के होते हैं और ज्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यानी ज्यादातर क्रियाकारी अणु ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी तो कम होती है लेकिन उनका प्रपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। कुछ ग्राफ वाइज देखें तो इसको अपन इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र देखो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या ऊर्जा वितरण वक्र है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहां पर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन कह दो भिन्न, भिन्न यानी क्रियाकारी अणुओं का अंश, नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स। और यहां पे है एनर्जी ई। तो एनर्जी के बीच में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, देखें, यानी ग्राफ ये बता रहा है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ये देखो यहां से यहां तक, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का नंबर ऐसा है जिनकी एनर्जी कम है और ये है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ईए। यह है मिनिमम, यानी जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी वो उत्पाद में कन्वर्ट होंगे, जिनकी एनर्जी इससे कम है वो उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो रहा। आप यूं कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कभी भी उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। सिर्फ ये वाले जो अणु हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से भी, ये एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो उत्पाद में बदलते हैं। तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये हैं, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है और केवल ये ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं होते हैं। इट इज सपोज दैट द ग्राफ एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे केवल इन मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन पॉसिबल है, इन मॉलिक्यूल से पॉसिबल नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ये ग्राफ थोड़ा राइट हैंड साइड में, ठीक है, थोड़ा राइट हैंड साइड में आगे की ओर खिसक जाता है। इस तरह से राइट हैंड साइड में आगे की ओर जाने का मतलब यह है T2 टेम्परेचर एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 T1 से ज्यादा है। तो ग्राफ जैसे ही आगे की ओर खिसकेगा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ मॉलिक्यूल्स और ज्यादा क्या हो गए, सक्रिय हो गए, है ना। अब देखो पहले तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था, मान लो ये था, पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल P था, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया अब कुछ और मॉलिक्यूल्स जो है ये और कुछ मॉलिक्यूल्स, मान लो ये है Q, कुछ और मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शंस है जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे समझेंगे अपन कि यह ग्राफ जो है वो क्रियाकारी अणुओं के अंश और ऊर्जा के मध्य खींचा गया ग्राफ है जो दो अलग अलग टेम्परेचर पे खींचा जाता है। T1 टेम्परेचर जो कि कम है उस पर उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या ज्यादा है जिनकी ऊर्जा कम है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या कम हो जाती है जिनकी ऊर्जा कम है, लेकिन उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनकी ऊर्जा ज्यादा है, जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। ठीक है, सो एट T1 टेम्परेचर कितने अणु एक्टिवेट हुए, ओनली P,
पी पोर्शन जो है वो अणु क्या हुए, एक्टिवेट हो गए या एक्टिव अणु हैं, अपन यूं कह सकते हैं। लेकिन एट T2 टेम्परेचर P प्लस Q दोनों ही प्रकार के अणु क्या हो गए, एक्टिव, जिससे एक्टिव अणुओं का अंश बढ़ा तो रिएक्शन की रेट बढ़ी। आप दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं द K इज प्रोपोर्शनल टू, K किसके प्रोपोर्शनल होगा, K प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मतलब सक्रिय अणुओं के अंश पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर 4, सब कुछ सही सही जा रहा था, सब कुछ सही सही है कि अभिक्रिया किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर, सक्रिय अणुओं के अंश पर, प्रभावी टक्करों पर, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन बाद में क्या देखा गया, बाद में ये देखा गया कि सारी चीजें हैं, सक्रिय अणुओं का अंश है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, आप बाहर से टेम्परेचर भी दे रहे हो, सब कुछ बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही। तो इसमें एक और पॉइंट को इंक्लूड किया गया, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब है प्रायिकता कारक। प्रायिकता कारक, अब देखना ध्यान से, टक्कर सिद्धांत में ये बोला भी टक्कर होना चाहिए, प्रभावी अणु होने चाहिए, सक्रिय अणुओं का अंश ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी रिएक्शन नहीं होती है काफी बार। वो क्यों नहीं होती है, तो एक पॉइंट जोड़ा गया, वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रायिकता कारक। यानी टकराने वाले जो अणु हैं, टकराने वाले टकराने वाले अणुओं का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, टकराने वाले अणुओं का अभिविन्यास क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। दैट मीन्स द ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइड मॉलिक्यूल्स, द ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइड मॉलिक्यूल्स इज प्रॉपर तरीके से, प्रॉपरली अगर वो ओरिएंटेड होंगे, टकराने वाले अणु सही दिशा से आके टकराएंगे तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं भी आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये अपने पास दो अणु हैं, ठीक है, एक है H2, ये H2 अणु, और ये है I2 अणु। ध्यान से देखना, ये है H और ये है I और I, और ये आपस में टकरा रहे हैं। क्या होगा, अगर ये आपस में टकराएंगे, देयर इज नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, बिकॉज ये H इस I से तो टक्कर कर रहा है, लेकिन ये H इस I से टक्कर नहीं कर पा रहा है, इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, इट इज इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। अगर ये अणु कुछ इस तरीके से टकराते, मान लीजिए ये है H2 अणु, H और ये है I2 अणु, I और I2 अणु। अब देखिए, अब इनका ओरिएंटेशन क्या है, करेक्ट ओरिएंटेशन है, ये आपस में करेक्टली टकरा सकते हैं। ये H इससे और ये H इससे कोलिजन करेगा आयोडीन से, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और HI बनेगा। तो करेक्ट ओरिएंटेशन होना जरूरी है। यहां पर ओरिएंटेशन कैसा है इसका, करेक्ट, और यहां पर ओरिएंटेशन कैसा है, इनकरेक्ट। तो टक्कर सिद्धांत में अभिक्रिया की दर 4 बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैं आपको चारों फैक्टर एक साथ लिख के बताता हूं, और वही आपको याद रखना है कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर कोई सवाल पूछ ले तो। ठीक है, क्वेश्चन है ये या पॉइंट है ये अपना, आप यूं कह सकते हैं कि 4 बातों पे अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी, और वो 4 फैक्टर कौन से होंगे। सो K इज प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट इज नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मतलब सक्रिय अणुओं की अंश पर। दूसरा is proportional to number of effective collisions। effective collisions आप लोग हिंदी में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसको। effective collision का मतलब है प्रभावी टक्करों की संख्या। is proportional to temperature, ताप पर निर्भर करेगा, and is proportional to orientation, is proportional to orientation of reaction। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फैक्टर प्रायिकता कारक पर या टक्कर के अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। इन सारी बातों को जब इंक्लूड किया गया, एक साथ लिखा गया, और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से जब इसको ज्ञात किया गया, तो एक समीकरण प्राप्त हुई जिसे अपन टक्कर समीकरण कहते हैं। और ये टक्कर समीकरण होती है K बराबर PZ e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इस समीकरण को कहते हैं टक्कर समीकरण, है ना। आपको इसका डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है। ये टक्कर समीकरण स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से ज्ञात होती है। Pz e टू द पावर माइनस EA बाय RT, इसे कहते हैं टक्कर समीकरण, कोलिजन इक्वेशन। ठीक है, इस समीकरण में P का मतलब तो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर,
प्रोबेबिलिटी फैक्टर मीन्स प्रायिकता कारक। Z का मतलब है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स को अपन और क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति कारक। तो यहाँ पर Z का मतलब है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मीन्स आवृत्ति कारक, ठीक है। और ये जो पूरा फैक्टर है e टू द पावर माइनस EA/RT, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसे कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले का कहलाता है प्री, और बाद वाला कहलाता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर e टू द पावर माइनस EA/RT। ये क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव द हाई एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंप्लीट द रिएक्शन। ये उन अणुओं का अंश है जो अभिक्रिया के लिए सही है, जिनकी एनर्जी अभिक्रिया के लिए सही है, e टू द पावर माइनस EA/RT। तो इस तरह से अभिक्रिया का वेग नियतांक के बराबर होता है PZ e टू द पावर माइनस EA/RT। अगर आप इस समीकरण को आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें तो अपन ने आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ी थी, और वो है K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA/RT, है ना। ये इक्वेशन कहलाती है आर्हेनियस इक्वेशन। अगर दोनों को कंपेयर करें अपन, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम सेकंड लेवल में पूछा हुआ है कि आर्हेनियस समीकरण में जो A है वो किसके बराबर होता है। सो दिस A इक्वल टू PZ। ये A किसके बराबर होगा, अगर आप कंपेयर करो तो A इक्वल्स टू P इंटू Z, जहां पे P प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रायिकता कारक, और Z जो है वो आवृत्ति कारक है। अब देखो प्रायिकता कारक अपन बता नहीं सकते ना कि सही टक्कर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए मोस्टली अपन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर को अपन क्या लेते हैं, 1। दैट मीन्स A इक्वल टू Z। तो A को भी अपन ने आवृत्ति कारक बोला था, और Z भी यहाँ पे क्या है, आवृत्ति कारक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो टक्कर सिद्धांत की मुख्य बातें आपको याद रखनी है, और उसके बाद में ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है कोलिजन थ्योरी पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।